आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हल्द्वानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह पूरे उत्साह के साथ हो रहा है। इस ऐतिहासिक मौके पर गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी, मेघालय के सीएम और वीवीआईपी ने भी शिरकत की है। स्टेडियम में खिलाड़ियों, अधिकारियों और खेल प्रेमियों की भारी भीड़ देखी गई। शानदार प्रस्तुति और पुरस्कार वितरण के साथ ये समारोह खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और उनकी उपलब्धि का उत्सव मनाया जा रहा है। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित गोरखाली सुधार सभा के जीर्णोद्धार कार्यक्रम का निरीक्षण किया गया है। यह कार्य मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत स्वीकृत हुआ है और इसकी कुल लागत 99 लाख रुपए है। इस परियोजना के अंतर्गत गोखाली सुधार सभा के कार्यालयों, भवन, पुस्तकालय, पार्किंग और एक बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, समय सीमा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, ताकि ये कार्य समय सीमा पर पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 17 अप्रैल को इस भवन का लोकार्पण करेंगे। मंत्री जोशी ने इस परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ये गोरखाली समाज के एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम है। जो समाज के, जहां गोरखाली समाज के उत्थान के लिए काम कर रही हैं, वहीं कई सामाजिक गतिविधियों में इस संस्थान की भागीदारी रहती है। मैं लगातार 3 बार से विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और जब जब भी मुझे संस्था के द्वारा समाज हित में जिन कामों का आदेश हुआ, हमने उसको पूरा करने का प्रयास किया। अभी इसके स्थापना दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर आए थे और यहाँ के अध्यक्ष जी की मांग थी कि यहाँ पर पार्किंग की दिक्कत है, पुराना भवन जर्जर हो गया है। हरिद्वार जिले में अधिवक्ताओं ने यूसीसी के विरोध में हड़ताल करते हुए ज्वालापुर तहसील में जोरदार प्रदर्शन किया है। अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार प्रियंका रानी को सीएम के नाम पर ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी करने की मांग की। हड़ताल के चलते तहसील परिसर में बस्ते, टाइपिंग, स्टॉप वेंडिंग का काम पूरी तरीके से ठप रहा, जिसमें आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। प्रदर्शनकारी वकीलों ने चेतावनी दी है, यदि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। हमारी मांगे जो हैं सभी अधिवक्ताओं को लेकर, दस्तावेज लेखकों को लेकर और हमारे जो स्टाम्प वेंडर हैं उनको लेकर हैं, क्योंकि भविष्य में जो है उनका बिल्कुल काम खत्म हो जाएगा और बिल्कुल सड़क पर आ जाएंगे। जो लोग जो है 30 वर्षों से इस धंधे में लगे हुए हैं, इस काम में लगे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं रहेगा तो बेचारे कहाँ जाएंगे वो। तो उन्हीं के हितों को ध्यान रखते हुए हमने आज स्ट्राइक की है और ये हमारी सांकेतिक हड़ताल थी और सरकार अगर इसमें कुछ आगे कदम नहीं बढ़ाती तो ये हड़ताल लंबी चलेगी। कितने अभी वार्ता करेंगे हम शाम को बैठ के वार्ता करेंगे, शाम को बैठ सभी अधिवक्ता, उसके बाद तय करेंगे मतलब कितने दिन का है। ये हमारे जो तहसील अधिवक्ता बार एसोसिएशन और तहसील दस्तावेज लेखक एसोसिएशन है, इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जो कि वर्तमान में लागू जो एक समान सिविल संहिता है उसके संबंध में जो अधिवक्ता हितों और पब्लिक हितों को लेकर कुछ इनकी मांगे हैं, कुछ बातें हैं जो ये माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। आज ज्ञापन मुझे प्रस्तुत किया है, सक्षम स्तर तक इसको पहुंचा दिया जाए। इस संबंध में वार्ता की जाएगी। देहरादून बार काउंसिल एसोसिएशन ने यूसीसी में ऑनलाइन शादी, वसीयत और रजिस्ट्री को पेपरलेस किए जाने की प्रक्रिया का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया है।
और इस विरोध प्रदर्शन से पहले देहरादून बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक आयोजित की गई, जिसमें इस मुद्दे पर गहन चर्चा की गई कि बैठक के बाद एसोसिएशन के सदस्यों ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया है। अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। देहरादून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने भी इस दौरान कहा कि कई अधिवक्ताओं की जीविका शादी, वसीयत और रजिस्ट्री के ऑफलाइन कार्य से जुड़ी हुई है। यदि इन कार्यों को पूरी तरीके से ऑनलाइन और पेपरलेस बना दिया जाएगा तो उन्हें आर्थिक संकट में डाल सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार ने यूसीसी बनाने के दौरान प्रदेश के अधिवक्ताओं से कोई राय मशवरा नहीं लिया है, जो पूरी तरीके से गलत है। देखिए, जो यूसीसी अभी सरकार ने लागू करा 27 जनवरी को, उसमें जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है और विल है उसको सीएसटी सेंटर को हैंडओवर कर दिया और अधिवक्ताओं को उस पूरी प्रक्रिया से बाहर कर दिया, जो हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। हमारे रोजगार पर कुठाराघात है, हम उसका विरोध करते हैं। किसी कानून का हम विरोध नहीं कर रहे, हम किसी सरकार का विरोध नहीं करते, परंतु अगर हमारे रोजगार पर प्रश्न चिन्ह लगेगा या कुछ ऐसी बात होगी तो हमको विरोध करना पड़ेगा। वो सभी कर सकते हैं, हमारा अधिकार है विरोध करना। अभी माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी का एक स्टेटमेंट आया था कि रजिस्ट्री को भी वो पेपरलेस करने जा रहे हैं। उस पेपरलेस रजिस्ट्री का मतलब ही यही हुआ कि अधिवक्ताओं को उससे भी बाहर कर रहे हैं। तो क्या पूरी 80% अधिवक्ता समाज को इस पूरी प्रक्रिया से बाहर कर देंगे, बेरोजगार कर देंगे? कौन सोचेगा? सरकार, वैसे तो मोदी जी का ये आह्वान था कि हम 20 करोड़ नौकरियां और रोजगार लोगों को उपलब्ध कराएंगे, तो ये रोजगार दे रहे हैं क्या? हमारा विरोध है इस प्रक्रिया से अधिवक्ताओं को बाहर ना किया जाए और अधिवक्ताओं का कॉलम उसमें रहे। कानून आप कोई भी लागू करें, हम भी चाहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़े, पूरे हिंदुस्तान में डिजिटलाइजेशन हो, कंप्यूटराइजेशन हो, हम उसके साथ हैं, परंतु अगर हमारे रोजगार पर कुठाराघात होगा तो हमको उसका विरोध करना है। मंगलौर के नारसन कला गांव में एक अजीब मामला सामने आया, जहां पर चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि बिजली की चलती लाइन से चोरों ने जो है वो बीती रात को बिजली का ट्रांसफार्मर का कीमती सामान निकाल लिया है, जिस कारण गांव में अंधेरा भी छा गया है। ग्रामीण द्वारा बताया गया कि रात को कुछ समय के लिए बिजली बंद कर दी गई थी। उसी दौरान चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों को सूचना दी है कि ग्रामीणों ने इस घटना को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। मिलीभगत क्या ही है, पता नहीं चल रहा कौन हो। पहले मोटर खोल लिए, अब ट्रांसफार्मर चोरी हो गया। अब कोई बाहर के हैं या गांव का कोई मिला हुआ है, कोई जानकारी नहीं है। ये तो पुलिस को देखना चाहिए। तो कई बार हो ली, 16-17 मोटर खोल लिए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं, ना कोई बंदा पकड़ा गया। और ये तो दूसरे दिन का काम हो लिया। रात में बिजली कट होती है, हम सोचे कहीं फॉल्ट होगा, सुबह ही पता लगता है कि चोरी हो गया। बिजली चली हुई थी ठीक ठाक, और रात करीब 12:30 बजे बिजली भागी, और भागने के बाद फिर 5 मिनट बाद बिजली आई। जो गांव में हमने देखा तो हमारे मोहल्ले में बिजली नहीं आई। फिर हम सुबह उठ के आए तो देखा कि हमारा ट्रांसफार्मर खुल चुका है, चोरों ने चोरी कर लिया। और इस पर हमें बिजली विभाग की साजिश लगती है कुछ, क्योंकि उन लाइन कटती है, 5 मिनट बाद वे खोलते हैं, फिर कोई 5 मिनट में सारा काम हो जाता है। तो ऐसे हमारे यहाँ पहले हुआ, बिजली की ट्वेल्ले थी कुछ, उनके मोटर खोल ले गए। जब तक कोई एक्शन नहीं है, ना कोई पुलिस ने लिया, ना कोई बिजली विभाग ने, कोई एक्शन नहीं हो रहा हमारे यहाँ पर। मोहम्मदपुर पावर हाउस के पास गंग नहर के किनारे खड़े पास के आपको बताते चले कि घास के झुंडों में आग लग गई है और वहीं आग ने विकराल रूप भी धारण कर लिया। तेज हवाओं के चलने के कारण आग पास में लगे हुए गन्ने के खेत में जा पहुंची और यहां पर लगभग 5 से 7 बीघा गन्ना जलकर राख हो गया है। वहीं सड़क में आपको बताते चलें कि लोगों ने आग की सूचना पुलिस को दी, जो वहां पर राहगीर निकल रहे थे। मौके पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया है और किसान मनोज कुमार ने इस पूरे मामले की जानकारी भी दी है। ऊपर से आया जी, किसी ने लगा दी होगी, पता नहीं क्या कारण हुआ। और जी ये था 5 बीघे तो गन्ना खड़ा था, कुछ गेहूँ थे और जी बरसीन थे, पेड़ थे। करीब ऐसा होगा नुकसान 7-8 लाख रुपये का नुकसान हो चुका है। क्या नाम है आपको, कहाँ के रहने वाले? गाँव मोहम्मदपुर का जी, सोनित। हाँ जी, आप ही की जमीन? हाँ जी। अच्छा, जो आपने किसकी सूचना पुलिस को दी या किसके? नहीं जी, सूचना करी थी पुलिस के पास। ये लेट आए हैं, उससे पहले गाँव वालों ने बुझा दी थी। अभी क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं हम मुआवजा मिल जाए इसका, और क्या सरकार की तरफ से।
फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। उद्योगों और उद्यमिता को बढ़ावा देने में अग्रणी राज्य उत्तराखंड ने अपने मजबूत नेतृत्व और अभिनव प्रयासों के बलबूते स्टार्टअप के क्षेत्र में स्थापित की हैं कई मिसाल। प्रदेश को एक बड़े स्टार्टअप हब में बदलने की दूरदर्शी सोच के साथ साथ राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने हेतु मार्च 2023 में नई स्टार्टअप नीति लागू की गई है। स्टार्टअप की फंड तक आसान पहुंच बनाने और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग के अवसर मुहैया कराने के साथ साथ जनपद स्तर पर लोगों में स्टार्टअप के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है। मौजूदा समय में राज्य में 1100 से अधिक स्टार्टअप कारोबार कर रहे हैं, जिनमें से 15 इंक्यूबेटर हैं। हमें स्टार्टअप उत्तराखंड से मार्केटिंग ग्रांट मिला था INR 5 लाख का, जो कि काफी ही हमारे लिए गेम चेंजिंग साबित हुआ। Thanks to the state of Uttarakhand for providing us or rendering us the endless support to run this entire ecosystem. इनमें से 50 से अधिक स्टार्टअप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। 5 वर्ष में 1000 स्टार्टअप के विकास को प्रोत्साहन, प्रत्येक जिले में कम से कम एक इंक्यूबेटर, उत्तराखंड वेंचर फंड यानी UVF की स्थापना, जिला नवाचार समिति की स्थापना, उद्योग अकादमिक सहयोग को सक्षम बनाना। नई स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप्स के लिए 12 माह तक 20,000 रुपए तक के मासिक भत्ते, 12,50,000 रुपए तक एक मुश्त सहायता जैसे वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान है। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक की IPR भुगतान और निशुल्क इंक्यूबेशन सहायता भी उपलब्ध है। साथ ही 3 लाख रुपए तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर प्रोत्साहन और 1 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत सहायता का भी प्रावधान है। नई स्टार्टअप नीति से रोजगार को मिला विस्तार, उद्यमिता को बढ़ावा दे रही उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का समापन हो गया है और हल्द्वानी नैनीताल में इसका भव्य समापन समारोह भी आयोजित किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री समेत कई बड़े चर्चित चेहरे शामिल हुए हैं। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। तो सीधा आपको लिए चलते हैं हल्द्वानी। आवाज जानी चाहिए, दोनों हाथ उठाइए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित देवभूमि को खेल भूमि बनाने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने देश भर के खेलों में हर डायमेंशन से ऊर्जा भरने का काम किया है, ऐसे हमारे युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, एक खेलों का ध्वज और मशाल जो आज यहां से लेकर मेघालय जा रहे हैं, ऐसे मेघालय के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान कोनराड संगमा जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री अजय टम्टा जी, यहां के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई महेंद्र भट्ट जी, श्री अजय भट्ट जी, श्रीमती पीटी उषा जी, और आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु ऐसे देश भर से आए हुए खिलाड़ी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज पूरा विशाल स्टेडियम खींचोखींच जिन्होंने भरा है, ये देवभूमि उत्तराखंड के सभी युवाओं, माताओं, बहनों, आप सभी को भी मेरा प्रणाम। मित्रों, सबसे पहले मैं
चार धाम में विराजित सभी देवताओं को, देवियों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। अभी अभी 38वें राष्ट्रीय खेलों के समारोह पर मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि देवभूमि अब खेल भूमि बन गई। मैं आज मेरे सामने जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि महज राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से देवभूमि खेल भूमि नहीं बनी। धामी जी ने हर जिले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया और सबसे बड़ी बात है कि धामी जी ने 21वें स्थान पर से देश के खेलों के नक्शे पर हमारी देवभूमि को 7वें स्थान पर लाने का पुरुषार्थ किया। और ये विजेता खिलाड़ी जो इतने सारे मेडल पहली बार उत्तराखंड में जीत कर आए हैं, इन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाया है। मैं सभी देवभूमि के खिलाड़ियों को, जिन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाने का यत्न किया है, वो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और देश की भूतपूर्व विदेश मंत्री, पद्म विभूषण श्रीमती सुषमा स्वराज जी की जन्मतिथि। मैं सुषमा जी को भावपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और आज की यही दिन 2019 में पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए। इन जवानों की शहादत ने देश को न केवल सुरक्षित किया, मगर वो जवानों की शहादत के बाद मोदी जी ने एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को करारा जवाब देने की बात करी। और इसी के कारण पूरी दुनिया में भारत को देखने का नजरिया बदला है और एक संदेश पूरी दुनिया के आतंकवादियों को गया है कि भारत की सीमा और भारत की सेना उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। और भाइयों बहनों, मैं वो सभी 40 जवान जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए शहादत दी, उनको मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं उत्तराखंड की समिति, आयोजन समिति का और उनके सभी स्पोर्ट्स के एसोसिएशनों का भी हृदयपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि जब से यहां से खेल शुरू हुआ तब से सर्वदूर देश में हर जगह से उत्तराखंड की वाहवाही, उत्तराखंड के लिए अच्छी व्यवस्था के गुणगान पूरे देश आज गा रहा है। और ये सफल आयोजन इतने ऊंचाई पर, इतने छोटे से राज्य के लिए बड़ा कठिन था, मगर धामी जी के नेतृत्व में, खेल मंत्री जी के नेतृत्व में एक काम को बहुत अच्छे तरीके से आयोजन समिति ने पूरा किया। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। 16,000 खिलाड़ी जो खेले, लगभग 435 खेलों में खेले, कुछ जीते कुछ हारे। हार और जीत उसका खेल से कोई मतलब नहीं है। जीत का जज्बा और हार से निराश न होना, यही खेल का संदेश है। इसलिए जो जीते हैं और जो हारे हैं, वो सभी खिलाड़ियों को मैं अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूं। मेघालय में आपके लिए एक और मौका है, अगली बार मेडल लेकर आइए,
ऐसी मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस से लेकर इको फ्रेंडली गेम तक पूरी चीज को धामी जी ने बखूबी जमीन पर उतारा है। कई पैड लगाए गए और इन खेलों में वेट लिफ्टिंग, शूटिंग, एथलेटिक्स, एक्रेटिक्स, कई खेलों में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने हैं और मैंने वो रिकॉर्ड को बारीकी से देखा है। वो रिकॉर्डों ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भी भारत के लिए पदक की उम्मीद जगाई है। रिकॉर्ड बनाने वाले सभी खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता था। मेजबान उत्तराखंड से आज ध्वज कोनराड जी को दिया है। खेलों की ये मिसाल कोनराड जी लेकर यहां से मेघालय जाएंगे, मगर मेघालय में एक अनूठा राष्ट्रीय खेल होने जा रहा है। मेघालय इसका यजमान होगा। ज्यादातर खेल मेघालय में ही खेले जाएंगे, मगर कोनराड जी ने निर्णय किया है कि नॉर्थ ईस्ट के बाकी सभी 6 के 6 राज्यों में कुछ कुछ खेल खिलाकर पूरे नॉर्थ ईस्ट को खेलों के आवाज से, विजय की गूंज से वो भरने का प्रयास करेंगे। मैं संगमा जी को आने वाले आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर्विसेज की टीम, महाराष्ट्र की टीम और हरियाणा की टीम, ये तीनों को मैं हृदयपूर्वक बधाई देता हूं। मित्रों, मोदी जी के आने के बाद खेल के वातावरण में ढेर सारा बदलाव आया है। गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से ही मोदी जी ने खेलो गुजरात की शुरुआत करी थी और इसको यहां तक पहुंचाने का काम किया है। और देश भर के कई जिलों में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचिज की व्यवस्थाएं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पारदर्शी चयन, इसके माध्यम से आज विश्व के फलक पर भारत के खेलों की प्रतिष्ठा बढ़ी है। मैं आज सभी खिलाड़ियों को विश्व प्रतिष्ठा। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।